जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के एक और इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। हम लोग संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री एकदम बेसिक से कर रहे हैं। तो आज हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता पे पहुंच चुके हैं। तो हड़प्पन सभ्यता नहीं देखी है वो देख लो, वैदिक पीरियड देख लो, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एंशिएंट हिस्ट्री यूपीपीएससी, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए आप। सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपको 3-4 बुक्स को कंपाइल करके एक ही जगह आपको हम दे रहे हैं। अगर आप ये नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। संपूर्ण तैयारी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट ग्रुप में भी ऐड करेंगे। जितनी एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी सब कुछ देंगे। इवन करंट अफेयर्स भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, इसके इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है भाई? ऋग्वेद को हटा दो बस। ऋग्वेद क्योंकि वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन ग्रंथों पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों को प्रयोग करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, इससे पहले नहीं करते थे ना। तो उत्तर वैदिक काल के ही लोग हथियारों को प्रयोग करेंगे, तभी हथियार लोहे के आएंगे। तो जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो किसानी होगी भाई, है ना। एग्रीकल्चर लैंड आएगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो राजा उनसे कुछ मात्रा लेके उनको प्रोटेक्शन देने लगेगा, तो साम्राज्य बनने लग जाएंगे, है ना। इसके बाद 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट आने लगेगा। काठक संहिता, किसमें? काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख करा है। तो सोचो कितना विशाल हल होगा जो जिसको 24 बैल खींचते थे। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई जो है वो निष्क और शतमान थी, याद रखना। मुद्रा की इकाई क्या थी? निष्क और शतमान। इस काल में हल को शिर और हल रेखा को सीता कहते थे। ये सब जो जरूरी चीज़ें सिर्फ वही देना, कोई बकैती नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। अगर आप इतना नोट कर लेंगे, लर्न करेंगे, सारे सवाल आप सही कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के 8 से 10 सवाल हर एग्जाम में आने लग गए हैं, है ना। तो मुद्रा की इकाई है निष्क और शतमान। और हल को क्या कहते थे? सिर। और हल जो रेखा नहीं बन जाती भाई, खेत खेत जोतो तो लाइन बन जाती, उसको सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोशाल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, ये सब जो है प्रमुख राज्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण की अगर बात करें, ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अथर्ववेद में एकारत सर्वोच्च शासक को कहा गया। एकारत किसको कहा गया अथर्ववेद में? अथर्ववेद में एकारत सर्वोच्च शासक को कहा गया। और वही अथर्ववेद में परीक्षित को, किसको? परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता। अथर्ववेद में सभा और समिति, कौन? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 8 बार। और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। कितने? 12 रत्नियों का। और शतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। राजसु यज्ञ में राजा का जो अभिषेक है 17 प्रकार के जल से किया जाता है। सोचो, 17 प्रकार के जल से जो है राजा का अभिषेक किया जाता था। और वही मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। स्त्री को किस में रखा गया? द्यूत और मदिरा की श्रेणी में, मैत्रायणी संहिता में। आगे देखते हैं छंदों की उपनिषद की अगर बात करें, छंदों की उपनिषद की, इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है हमें, 3 आश्रमों का। जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जो है हमें वो किस में मिलता है? जबालोपनिषद में, ठीक है। 4 आश्रम का जो उल्लेख है जबालोपनिषद, 3 का छांदोग्योपनिषद। कौन कौन से 4 आश्रम? जैसे नहीं आपने सुना होगा भाई, ब्रह्मचर्य 25 साल तक, उसके बाद गृहस्थ बीवी बच्चों वाला जीवन 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, और उसके बाद फिर संन्यास 75 से 100। वैदिक काल में जो जीविकोपार्जन है उसके हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था, जो वेद पढ़ाता था। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी 4 क्रियाएं कृषि की? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है, ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। क्या कहा गया? कृष्ण अयस। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। किसका? पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का। और पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख हुआ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और वहीं ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। किसमें? ग्रह सूत्र में। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं।
शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी है, मैत्री है, इनका उल्लेख मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है ना, तो ये आपको ये महिलाओं के नाम याद रख लेने। फिर उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था समाज, इसको एक बार छोटा सा देख लेते हैं, फिर ये खत्म। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी, बस आप थोड़ा सा फोकस करके इसको नोट करके देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे ना, तो इसको नोट करिएगा। स्तूप की अगर बात करें, इसका जो सबसे पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है ना, जो बाद में स्तूप आप देखते हो बुद्ध पीरियड में आएगा, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, तो स्तूप का उससे पहले भी उल्लेख है ऋग्वेदिक में, जहाँ इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर या थूहा होता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, इसमें भीष्म पर्व 6वां पर्व का भाग श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। और वहीं ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले के लिए हुआ है। किसके लिए? ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था, है ना। कृषि का स्थान मतलब जो है वो गौड़ मतलब नीचे था, पशुचारण ज़्यादा अच्छा माना जाता था। ऋग्वेद में जो धनाढ़ व्यक्ति है उसे गोमत शब्द का प्रयोग हुआ है ना, मतलब जिसके पास अच्छा पैसा होता था, जिसके पास, देखिए ऋग्वेद में यही था, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसे गोमत कह देते थे, क्योंकि गाय को वेल्थ के तौर पे देखते थे। जिसके पास ज़्यादा गाय यानी वो ज़्यादा पैसे वाला है। ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहना जाता था। वेदों की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। और यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया है। किसको? यजुर्वेद को। फिर कौथुम, राणायनी, जैमिनी, सामवेद, इनकी 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पिपलाद हैं, सौनक और पिपलाद। और वहीं धर्मशास्त्रों में, किसमें? धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में, पति के प्रवास में, मान लीजिए पति कहीं और है, उसकी स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका या प्रोषित पतिका शब्द लगते थे। मतलब कहने का प्रोषित पतिका या प्रोषित भर्तिका का मतलब है जिसका पति बाहर रहता हो, है ना। और ऋग्वेद काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता होते थे भाई, वे भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते थे। कौन? पूषण। मत्स्य जो प्रदेश है चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ है, चंबल और सरस्वती नदी जो है, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है मत्स्य देश का। और यह जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर, भरतपुर जो राजस्थान में, वो था मत्स्य प्रदेश। वैदिक काल में एक अद्भुत नाम है, कौन सा? कवल एलाशु। कवल एलाशु, इसका मतलब है जो जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे। कवल एलूस का मतलब क्या था? जो शूद्र थे। लेकिन वे महान वैदिक ऋचा लिखने वाले ऋषि थे। उन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोक को जमीन से जोड़ा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा, अच्छ सूक्त। अच्छ का अर्थ है जुआ खेलने वाले पासे। अच्छ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जुआ खेलने वाले जो पासे होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल सबसे पुराने, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त थी, इस जो है वो सबसे बाद का है 10वां मंडल। और 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है, ऋषि वशिष्ठ से। पूर्व वैदिक काल में जो वित्त है वो सबसे प्राचीन संस्था थी, और इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख भी मिलता है। और वहीं शुक्ल यजुर्वेद, इसका केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का, और यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। कौन? शुक्ल यजुर्वेद। और वहीं शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुर्वा, उर्वशी, आख्यान, राम कथा, ये सब देखने को मिलती है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले हमें भगवत गीता ही में मिलता है। अवतारवाद का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता। पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, देखिए एज इट इज, ठीक है। चित्रित धूषण मृदभांड की बात करें, इसकी संस्कृति की खोज सबसे पहले अहिच्छिन्न यानी बरेली में हुई है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा आपसे कि चित्रित धूषण मृदभांड संस्कृति, इसकी खोज कहाँ हुई है? तो बरेली अहिच्छिन्न में। लेकिन इसका महत्व बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर की खोज के बाद आया है। उत्तर वैदिक कालीन जो पांचाल राज्य है उसमें प्रवाहण, जबाली एवं अरुणी जैसे अनेक दार्शनिक होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में पूछेगा दार्शनिक बताइए, तो आप क्या बताओ? प्रवाहण, जबाली और अरुणी बता देना। इनमें प्रवाहण, जबाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश थे। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना उदाहरण इराक में पाए गए हैं भाई। और वेदों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। इनकी संख्या कितनी है? 6 वेदांग। कौन कौन से 6 वेदांग है भाई? हम लोग पढ़ चुके इससे पहले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषन, ठीक है। क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषन। और
प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत जो भागवत है उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये अथर्ववेद में लिखा है। कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में, कि युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्य की मस्तिष्क में होता है। ऋग्वेद को देखिए भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन हमें मिलता है, जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया, ये आपको पता ही है। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। किसका किसका? अयोध्या का वर्णन मिलता है भाई, अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है, और बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया, तो बिंबिसार का भी उल्लेख है इसमें। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष जो है वो पीपल को कहा जाता था। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहते थे। विधवा जो पुनर्विवाह कर ले उसको पुनर्भू। और बाल खिल्य का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है, बाल खिल्य का संबंध। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है? पृथुवैन्य। कौन है? पृथुवैन्य। पृथुवैन्य यानी कृषि का देवता पृथुवैन्य, जिसमें सर्वप्रथम हल व कृषि की खोज की थी, ऐसा माना जाता है। ये सब फैक्ट आपको नोट करके लर्न करने होंगे, बहुत बार दोहराने पड़ेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन है? त्रिष्टुम है भाई, त्रिष्टुम। इसके बाद गायत्री छंद है, फिर जगती छंद है। और कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने आपको बताया, मोस्टली 1-2 पेज में नोट हो जाएंगे, 2-4-8 बार दोहराएंगे आप तो लर्न हो जाएगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत सवाल इससे आते हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग गौतम बुद्ध का जो चैप्टर है बुद्ध धर्म के बारे में, कल हम लोग जानेंगे दोस्तों।